दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक का नाम है महासागरीय जल का तापमान। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि महासागर में जो तापमान होता है वो किस प्रकार कहाँ कहाँ पर कम और किस प्रकार कहाँ कहाँ पर ज़्यादा होता है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। पृथ्वी का जो लगभग 3/4 भाग है उस पर विस्तृत महासागर पाए जाते हैं। मतलब ये जो आप पृथ्वी देख रहे हैं इसका 3/4 ले लेते हैं हम। 3/4 भाग पर क्या पाए जाते हैं? महासागर या सागर पाया जाता है। ठीक है, तो उसका जो तापमान होता है उसका भौगोलिक दृष्टि से विशेष महत्व होता है। मतलब ये जो तापमान है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग। इसमें जो महासागरों को प्राप्त होने वाली ऊष्मा रहती है उसका मुख्य स्रोत होता है सूर्य। ठीक है, और जो तापमान होता है वो विभिन्न गहराइयों पर जल का तापमान भी महत्वपूर्ण होता है। मतलब कहने का ये है कि जो हमारी पूरी पृथ्वी है उस पूरी पृथ्वी पर जो तापमान है, तापमान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे जीवन में। ठीक है, और उसका जो मुख्य स्रोत होता है ऊष्मा का वो होता है सूर्य। और जो विभिन्न गहराइयाँ होती हैं उसका तापमान जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं हम लोग। महासागरीय जल के तापमान की दशाओं द्वारा ही उसकी भौतिक और जैविक विशेषताओं का निर्धारण किया जाता है। मतलब कि जो महासागर है उसकी जो तापमान है, यदि कहाँ पर गर्म है कहीं पर ठंडा है, तो उससे ही हम लोग देख पाते हैं उसकी जो वहाँ के जो जीव वगैरह है। जैसे देखिए, समुद्री जीव जंतुओं के प्रकार, उनकी अन्य विशेषताओं और उनके वितरण पर महासागरीय जल के तापमान का महत्वपूर्ण नियंत्रण होता है। मतलब कि वहाँ पर किस प्रकार के जीव जंतु पाए जा रहे हैं, ठीक है, और उनकी जो अन्य विशेषताएं हैं उनके वितरण पर जो महासागर का जो तापमान है उसका महत्वपूर्ण नियंत्रण होता है। और कुछ महासागरीय धाराएं भी होती हैं, ठीक है, जिससे कि तापमान ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब या कहीं पर यदि ठंडी जलधारा बह रही है तो वहाँ का तापमान ठंडा होगा, कहीं पर यदि गर्म जलधारा बह रही है तो वहाँ का तापमान गर्म होगा। और देख लेते हैं हम लोग, महासागर में जल के सौर ऊर्जा के भंडारण की अपार क्षमता होने के कारण ऊष्मा बजट में संतुलन बनाए रखने में भी विशेष महत्व देता है। कहने का मतलब है कि जो सूरज है तो सूरज से रोशनी हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो जो उससे क्या होता है, जो ऊष्मा बजट रहता है, जैसे कि पूरी पृथ्वी का ऊष्मा बजट है कि हमारी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ऊष्मा आई, उसका क्या क्या उपयोग हुआ, तो उसमें जो पानी का क्षेत्र है बहुत ही ज़्यादा होने के कारण इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, और देखिए, स्थल की अपेक्षा जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण महासागरों का जल स्थल की अपेक्षा अधिक देर तक गर्म और शीतल होता है। कहने का मतलब है कि जो जल है वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। ठीक है, और जो भूमि है, भूमि जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी से ठंडी हो जाती है। तो जो जल की विशिष्ट ऊष्मा है वो अधिक होती है। और ग्रीष्म ऋतु में जो जल है वो कम गर्म होता है और शीत ऋतु में कम ठंडा होता है महासागरों का। ठीक है, भूगोलवेत्ताओं ने मुख्य रूप से 2 प्रमुख विधियां बताई है जिनसे कि जो महासागर है उसके जो जल का तापमान है वो बढ़ता है और कम होता है। तो देखिए, पहला तो है सौर विकिरण के अवशोषण द्वारा। सौर विकिरण मतलब जो सूरज से जो आने वाली किरणें हैं उनसे जो अवशोषण होता है उसके द्वारा जो आपका महासागर का तापमान है वो बढ़ता है, जल का तापमान। और एक होती है पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा, इंटरनल हीट। इसके कारण भी क्या होता है, महासागर में जो उत्पन्न संवहन धाराओं से तापमान बढ़ता है। मतलब कि जो पृथ्वी के अंदर जैसे ज्वालामुखी वगैरह होते हैं उनकी जो हीट रहती है उससे जो निकलती है हीट या ऊष्मा, उसके द्वारा भी जो समुद्र का तापमान है वो बढ़ता है, समुद्र या महासागर का तापमान बढ़ता है। और जब महासागर का जो जल है
वह गर्म होता है तो वह ठंडा भी होगा, तो वह अपने तल से होने वाले दीर्घ तरंगी ऊष्मा विकिरण, मतलब कि जो उसका तल होता है उससे जो दीर्घ तरंग में जो ऊष्मा का विकिरण होता है वो जब बाहर निकल जाता है तो उसके बाद जो जल है वो शीतल हो जाता है, मतलब कि ठंडा हो जाता है। इसमें संवहन धारा और वाष्पन की प्रक्रियाओं का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है। महासागर का जो जल होता है उसमें स्थानिक अंतर पाया जाता है। स्थानिक अंतर से मतलब होता है कि जैसे इस क्षेत्र में जल का तापमान अलग है, इस क्षेत्र में जल का तापमान अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये इसे बोलते हैं स्थानिक अंतर। और नीचे की ओर जल का तापमान कम होता है। मान लीजिए कि ये आपका समुद्र है, समुद्र में नीचे गहराई पर जाएंगे तो गहराई पर तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है। अक्षांशीय प्रभाव के कारण जल का तापमान भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर भी कम होता है। मतलब कि हम लोग जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर जो है, जैसे ये मान लीजिए आपकी भूमध्य रेखा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको। ये आपकी है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर क्या होता है कि सूर्य जो है वो 12 महीने चमकता है, पूरे साल भर चमकता है। इसके कारण यहाँ का जो तापमान है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। यहाँ पर देख लो आप, इस क्षेत्र में देख लो, अटलांटिक महासागर में देख लो, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, तो यहाँ पर जो सूर्य का किरणें सीधे पड़ने से यहाँ का तापमान उच्च होता है। और जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की ओर जाते हैं, जैसे यहाँ पर तापमान कम होगा, यहाँ पर और कम होगा, यहाँ पर बहुत ही कम होगा। ऐसे नीचे देख लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर कम होगा और कम होगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमको बर्फ़ देखने को मिलती है। और ऊपर ये देखिए, ये ग्रीनलैंड है, यहाँ पर भी बर्फ़ जमी हुई है और इस क्षेत्र में भी आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार अक्षांश से ध्रुवों की ओर जाने पर जो महासागर है उसका तापमान में बहुत ही ज़्यादा कमी आती जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो महासागर की सतह का तापमान है वो किस प्रकार जो अक्षांश से उस पर परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो हमने जैसे पढ़ा कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर धीरे धीरे क्या होता है, घटता जाता है जो महासागर का तापमान है। और इसकी अब हम लोग सतह का तापमान देखते हैं। तो भूमध्य रेखा के निकट का जो महासागर है उसका औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि 20 डिग्री पर जो अक्षांश है उस पर औसत तापमान 23 डिग्री हो जाता है। 40 डिग्री पर 14 डिग्री, 60 डिग्री पर 10 डिग्री हो जाता है तापमान। ठीक है, देखिए कितना कम होता जाता है। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये है आपका 0 डिग्री, मतलब भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर जो तापमान है वो बताया 27 डिग्री सेल्सियस। फिर ऊपर जाते हैं तो और कम हो जाता है, यहाँ पर और कम। और 60 डिग्री पर हम लोग देखते हैं जो तापमान है कितना हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस। और ये जो महासागर का जो जल होता है, जो समुद्र का जो जल होता है, ये 1.8 डिग्री पर, मतलब 1.8 डिग्री सेल्सियस पर जो तापमान जो जल है ये जम जाता है। मतलब इसका क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, हिमांक। ग्रीष्म काल में फारस की खाड़ी का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि फारस की खाड़ी कहाँ पर है। तो ये देखिए आप, ये है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी की हम लोग लोकेशन देखते हैं तो ये जो आपका अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप के ऊपर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर पर्शियन गल्फ, इसी को बोलते हैं फारस की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे फिर से स्लाइड पर चलते हैं। तो ये एक टेबल है आपके पास, इससे हम लोग जो समुद्र की सतह है उसका तापमान हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें आप लोग देखिएगा, ये 0 से लेकर 10 डिग्री अक्षांश जो अटलांटिक महासागर है उसमें क्या तापमान है, 60 से 70 पे कितने डिग्री हो जाता है तापमान। ठीक है, और हिंद महासागर में देखिए, हिंद महासागर में ये 0 से 10 डिग्री, 20 और 30 इतना ही है। ये जो नीचे का तापमान है ये नहीं है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, उत्तरी अक्षांश की। क्यों नहीं है, तो देखिए ये आपका हिंद महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर में ऊपर साइड जो है वो भूमि का क्षेत्र है, इसलिए इसका जो दक्षिण में तापमान है यहीं पर ही हम लोग पढ़ेंगे इसका तापमान। तो देख लेते हैं हम लोग आके, ये आप धीरे धीरे करके अपने हिसाब से पढ़ के देख लेना।
जो दक्षिणी अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश में देखिए हिंद महासागर का जो तापमान है वो पूरा बताया गया है यहाँ तक। ये यहाँ पर इसके नीचे लगभग लग जाता है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है तापमान का जो क्षेत्रीय वितरण है उसको प्रभावित करने वाले कारक। क्षैतिज मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब आप देखो यहाँ से यहाँ पर सभी दूर ये तापमान है, इस पर कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभाव डालते हैं, ठीक है। इनसे ही जो महासागर का तापमान है वो नियंत्रित होता है। तो सबसे पहले है अक्षांश, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसमें महासागरों का जल और सौर ऊर्जा के विकिरण का अवशोषण करके गर्म होते हैं। मतलब महासागर का जो जल है वो सूरज की जो गर्मी है उसको लेकर ही गर्म होता है। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, किंतु पृथ्वी की गोल आकृति के कारण ध्रुवों की ओर तिरछेपन में वृद्धि हो जाती है। मतलब ये है कि जो ध्रुव है वहाँ पर सूरज की किरणें वो सीधी नहीं पहुँच पाती और जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर सीधी पड़ती है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो तापमान है वो अलग अलग रहता है। भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ने पर समुद्र की सतह पर प्राप्त होने वाले सूर्य की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य की किरणें ज़्यादा मिलती हैं और ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती है। इसके फलस्वरूप वायुमंडल से होकर गुजरते समय अवशोषण, परावर्तन, विकिरण और विसरण आदि क्रियाओं से सौर ऊर्जा का अवक्षय हो जाता है। मतलब कि सौर ऊर्जा रहती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अतः स्पष्ट है कि भूमध्य रेखा से दूर विकिरण की तीव्रता में कमी आती है। मतलब भूमध्य रेखा पर जो है वो विकिरण अधिक होता है और जो ध्रुव है उस पर विकिरण कम होता है, ठीक है। और प्रत्येक गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर दिन की लंबाई बढ़ती जाती है। मतलब कि जो गर्मी रहती है, गर्मी में भूमध्य रेखा से जो ध्रुव है उस पर दिन की लंबाई बढ़ती है और सूर्य के प्रकाश की अवधि में भी वृद्धि होती है। मतलब जो सूर्य का प्रकाश है वो भी ज़्यादा समय तक रहता है, क्योंकि जब दिन बड़ा रहेगा तो सूरज भी निकला हुआ रहेगा, तो इसके कारण यहाँ पर जो है इसका जो प्रकाश की अवधि रहती है वो बड़ी होती है। इस प्रकार ध्रुवों पर दिन की लंबाई सर्वाधिक होती है, फिर भी ध्रुवों पर सफ़ेद बर्फ जमी रहती है, क्योंकि जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है, ध्रुवीय क्षेत्र पर जो बर्फ जमी हुई क्षेत्र है उस पर जो सूरज की किरणें पड़ती हैं, सूरज की किरणें पड़ने से वहाँ टकराकर वापस चली जाती है। आपने एक शब्द सुना होगा एल्बिडो, तो जो बर्फ है उसका एल्बिडो सबसे अधिक होता है। मतलब कि जो वहाँ से जो सूरज की जो किरणें हैं वो टकराकर लौट जाती है। तो इस प्रकार आप लोग देखते हैं कि जो ध्रुवीय प्रदेश है वो अत्यधिक सर्द होते हैं, मतलब कि ठंडे होते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो सूर्य की प्रकाश की अवधि है वो बहुत ही नगण्य होती है, जो ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर धरातल को गर्म करने के लिए सौर ऊर्जा का अत्यधिक न्यून मात्रा उपलब्ध होती है। यही कारण है कि जहां भूमध्य रेखा के समीपवर्ती महासागरीय जल के पृष्ठीय औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया जाता है। मतलब कि जो भूमध्य रेखा है वहां पर तापमान आपका होता है 32 डिग्री और ध्रुवीय क्षेत्र में होता है -8 डिग्री। -8 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो है खारा जल जम जाता है, ठीक है। दूसरा कारक है इसमें महासागरीय धाराएं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग महासागरीय धाराएं किस प्रकार से जो जल है उसको प्रभावित करती है, तापमान को प्रभावित करती हैं। इसमें जो गर्म धाराएं हैं वो उष्ण प्रदेश में होने के कारण उच्च अक्षांशों में पहुंचती है। मतलब कि महासागरीय जो धाराएं हैं वो भी महासागर के तापमान को प्रभावित करती हैं, ठीक है। इसको हम लोग समझ लेते हैं। यह है दूसरा कारक। इसमें जो गर्म धाराओं की उत्पत्ति है वो उष्ण प्रदेशों में होने के कारण वे उच्च अक्षांशों में पहुंचती हैं, तब वहाँ के ठंडे जल का तापमान कुछ बढ़ जाता है। जैसे देखिए आप, ये जैसे हमारा जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के इधर और यहाँ पर ये जो पूरा प्रदेश है ये कैसा है? उष्ण प्रदेश है। उष्ण क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सूरज की रोशनी है वो अत्यधिक मिलती है।
तो मान लीजिए कि कोई सी धारा है वो यहाँ से निकली है तो वो गर्म रहती है। अब गर्म रहने के कारण जब वो इस प्रदेश में जाती है, ऊपर ठंडा प्रदेश है, तो फिर वो यहाँ का जो तापमान है, उच्च अक्षांश का तापमान, वो क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है, और देखते हैं हम लोग, जैसे अभी हमने बात की थी गल्फ स्ट्रीम की। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है, इसका उदाहरण है। या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम शाखा के कारण उत्तरी ध्रुव सागर में स्थित ये बंदरगाह है अकेंजिल, इसमें शीत ऋतु में भी इसको जमने नहीं देती। एक ही बंदरगाह का नाम है, इसको ये शीत ऋतु में भी नहीं जमने देती। देखिए यहाँ पर ये जो बंदरगाह होता है यहाँ पर, तो इस बंदरगाह को भी ये जमने नहीं देती, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को क्या करती है, ये गर्म रखती है। तो यहाँ पर गर्म होने के कारण जो बर्फ है यहाँ पर जम नहीं पाती, तो इसका यह फायदा है। इसके विपरीत उच्च अक्षांशों में उष्ण कटिबंध की ओर चलने वाली शीतल धाराएं वहाँ के तापमान को कम कर देती है। ये देखिए, जैसे ये यहाँ पर जो उच्च अक्षांश है, यहाँ पर ये जो धाराएं हैं ये चलती हैं, ये इनका तापमान क्या होता है, वैसे ही कम होता है। तो इसके कारण यहाँ का जो जल का तापमान है वो कम हो जाता है। उदाहरण के लिए लेब्राडोर क्यूराई, अब देख लेते हैं लेब्राडोर। ये ऊपर से आप आते हुए देख रहे हैं इसको, लेब्राडोर को, ये ग्रीनलैंड के साइड से आती है और ये यहाँ पर आने के कारण यहाँ बहुत ही मोटी मोटी बर्फ की सिल्लियाँ आती हैं। और ये इधर साइड आपको मिलेगी क्यूराइल की धारा, जो कि ऊपर से आती है। ये जो धाराएं हैं ये क्या करती हैं, तापमान को कम कर देती हैं, जो महासागर का तापमान है उसको कम कर देती हैं, ये वाली। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब जो तीसरा कारक है, तीसरे कारक का नाम है नित्यवाहिनी पवनें। मतलब कि जो पवनें पूरी पृथ्वी पर चलती रहती हैं, उनके कारण भी जो महासागर है उसका जो तापमान है वो बहुत कम और बहुत ही ज़्यादा भी होता रहता है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं आगे। जो प्रचलित पवनें हैं वो महासागर के जल के तापमान पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। जब कभी अत्यधिक गर्म स्थल से समुद्र की ओर पवन प्रवाहित होती है तो उष्ण वायु के द्वारा समुद्र के जल का तापमान ऊंचा हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि कोई सा गर्म प्रदेश है, गर्म प्रदेश से मतलब जैसे कोई सा रेगिस्तान वगैरह, यदि वहाँ से कोई सी हवा या पवन बह रही है तो वो उस साइड में जो समुद्र है उसको क्या कर देगी, वो पूरा उसका जो पानी है वो गर्म कर देगी। इन हवाओं का विशेष प्रभाव स्थल से पूर्ण एवं आंशिक रूप से घिरे हुए समुद्रों पर पड़ता है। मतलब ये है कि जो पूरा जो समुद्र है वो यदि कहीं से कोई सा पानी का जो जल का बड़ा स्रोत है वो पूरा क्या है, घिरा हुआ है, तो उस पर ये जो प्रभाव है ये बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। जैसे पहला है आपका देखो मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर और लाल सागर, ये सभी क्या है, ये आसपास से पूरे घिरे हुए हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मैक्सिको की खाड़ी को। ये है आपकी मैक्सिको की खाड़ी। अब इसमें हम लोग देखते हैं ये कहाँ पर है, ये है आपका उत्तर अमेरिका, और उत्तर अमेरिका के दक्षिण में 3 है। उत्तर अमेरिका में ऊपर वाला कनाडा, बीच में आपका यूनाइटेड स्टेट मतलब जो अमेरिका है उसे बोलते हैं, और एक ये मैक्सिको। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं मैक्सिको के साइड में ये जो क्षेत्र है ये पूरा है मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब ये देखिए इसका जो जल का क्षेत्र है पूरा घिरा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर जो स्थानीय पवनें चलती हैं, इन पवनों से मैक्सिको की खाड़ी का तापमान जो है वो बढ़ जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं भूमध्य सागर। भूमध्य सागर कहाँ पर, इसकी लोकेशन देखते हैं। भूमध्य सागर को मेडिटेरियन सी भी बोला जाता है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ये अफ्रीका और ये जो यूरोप के कुछ देश हैं इसके बीच में होता है। ये पूरा ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये पूरा क्षेत्र है भूमध्य सागर। इसी के पास में हमने ये देखा था कि लाल सागर, तो ये भी देखिए ये पूरा क्या है, घिरा हुआ क्षेत्र है। तो इस कारण यहाँ पर जो तापमान है वो बहुत ही बढ़ा हुआ रहता है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्शियन, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम लोगों को ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये जो क्षेत्र आपने देखे थे, इन क्षेत्रों के कारण जो तापमान है वो बहुत ही कम हो जाता है। मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर, लाल सागर, ठीक है। अब इसके विपरीत हम लोग देख लेते हैं जो शीत ऋतु में हिमाच्छादित प्रदेश होते हैं। हिमाच्छादित का मतलब होता है कि वे प्रदेश जो सदैव बर्फ से ढके हुए रहते हैं। वहाँ पर समुद्र की ओर से चलने वाली शीतल
और शुष्क हवाएं, शुष्क मतलब होता है सूखा हुआ, सूखी हवाएं, ये जल के तापमान को नीचे गिरा देती है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर का शीतकालीन तापमान ऐसी ठंडी स्थलीय हवाओं के प्रभाव से काफी नीचे गिर जाता है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर का। ये है आपका नॉर्थ सी, नॉर्थ सी को उत्तरी सागर भी बोला जाता है। ये देखिए, ये यूनाइटेड किंगडम है, आयरलैंड है, नॉर्वे, डेनमार्क, इसके बीच में पाया जाता है नॉर्थ सी। तो यहाँ पर जो तापमान है वो क्या होता है, इनका तापमान ठंडा हो जाता है। जो यहाँ पर जो पवनें चलती हैं, ऊपर से आती हैं पवनें हिमाच्छादित क्षेत्रों से, तो ये जो तापमान है ये क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है यहाँ पर। और हम लोग देख लेते हैं बाल्टिक सागर कहाँ पर है। ये उसी के साइड में आपको बाल्टिक सी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये स्टॉकहोम है, ये जो भी देश हैं आपके आसपास में, इन सब के बीच में ये लिथुआनिया है, लतीविया है, तो इसके बीच में ये बाल्टिक सी। यहाँ का जो तापमान है वो ठंडी हवाओं के कारण क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग हमारी स्लाइड पर चलते हैं। तो इस प्रकार देखा आपने कि हमारा जो महासागर है उसका तापमान किस प्रकार से कम और ज़्यादा होता है। आगे और देख लेते हैं हम लोग। जो प्रचलित पवनें तट की ओर प्रवाहित होती हैं, मतलब आप सीधे सीधा एक मतलब समझो कि जो जैसे ये आपका समुद्र है, ठीक है, जैसे हम लोग इसमें देखते हैं कि ये आपका समुद्र है, ये आपका समुद्र है, तो ये समुद्र का पूर्वी भाग हो गया और ये समुद्र का पश्चिमी भाग हो गया। तो ये पश्चिमी भाग में जो तापमान है वो अधिक रहेगा और जो पूर्वी भाग है उसमें तापमान कम रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं पेरू का तट। ये जो पेरू का तट है, पेरू के तट में यहाँ पर जो तापमान है वो बहुत ही कम रहता है अपेक्षाकृत इसके। जो ब्राज़ील का जो तट है यहाँ पर तापमान अधिक होता है और पेरू के तट पर तापमान कम होता है। तो ये अंतर आ जाता है जो प्रचलित पवनें होती हैं। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो पवनें हैं वो उष्ण क्षेत्र में बहती हैं यहाँ पर, और व्यापारिक पवनें बहती हैं, तो इसके कारण यहाँ का जो तापमान है वो हाई रहता है और यहाँ का तापमान लो रहता है। इसका कारण यह है कि जो अंध महासागर, अंध महासागर मतलब अटलांटिक महासागर, ये देखिए ये वाला जो महासागर है ये पूरा ये है अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जल तट पर एकत्रित हो जाता है, इसलिए यहाँ का तापमान अधिक और यहाँ का तापमान कम होता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। चौथा है स्थानीय मौसम। जो समुद्र का तापमान है या महासागर का तापमान है उसको वहाँ का जो स्थानीय मौसम रहता है, जो लोकल वेदर रहता है, वो भी प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे तूफान, मेघाच्छादन, वर्षा, मतलब कि वहाँ पर तूफान आ रहा है या बादल छाए हुए हैं या फिर वर्षा हो रही है या फिर अन्य मौसमी दशा जैसे कि कोई चक्रवात आ गया या फिर कुछ, तो उससे भी जो तापमान है वो बहुत ही कम और बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। विषुवत रेखा प्रदेश में सूर्य की लंबवत किरणों के बावजूद आकाश में बादलों की अधिकता के कारण सौर ऊर्जा उतनी अधिक मात्रा में धरातल पर नहीं पहुंच पाती जितनी कर्क रेखा और मकर रेखाओं के निकट पहुंचती है। मतलब कि जो भूमध्य रेखा पर यदि कभी बादल वगैरह छाए हुए हैं तो वहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो कम पहुँच पाती हैं, और कर्क रेखा और मकर रेखा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर सूर्य की किरणें ज़्यादा पहुँचती हैं। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आकाश साफ होने के कारण सौर ऊर्जा की अधिक मात्रा प्राप्त होने से महासागरीय जल का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है। मतलब यहाँ का जो तापमान है वो अधिक होगा क्योंकि यहाँ पर तापमान जो सौर ऊर्जा है वो अधिक प्राप्त हो रही है, इसलिए तापमान अधिक होता है। भूमध्य रेखी पेटी मतलब कि जो क्षेत्र है पूरा में प्रतिदिन होने वाली वर्षा का तापमान प्रतिदिन होने वाली वर्षा भी तापमान को ऊंचा उठने से रोकती है। जो भूमध्य रेखा है उस पर डेली 2 से 4 के बीच में बारिश होती है, ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पर जो तापमान है वो कम होता है। जबकि कर्क रेखा और मकर रेखा पर ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ पर डेली बारिश नहीं होती, इसलिए वहाँ पर तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। और जिन भागों में मौसम अधिक तूफानी होता है वहाँ समुद्री जल का तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। जहाँ पर तूफान आते रहते हैं वहाँ का तापमान क्या होता है,
कम होता है। ऊपर जो कारण थे उनसे हम लोग समझे कि जो समुद्र का तापमान है वो कैसे नियंत्रित होता है। समुद्र की स्थिति एवं अनेक आकार, अंतर समुद्री कटक, वाष्पन की दर, संघनन की प्रक्रियाएं, ऐसे ही कुछ अन्य कारक हैं जो महासागरीय जल के पृष्ठीय तापमान की वितरण को प्रभावित करता है।